हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्कूल ऑफ प्रोफेसरशिप। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एमपी सेट 2025 के नोटिफिकेशन की, जो हो चुकी है आउट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो, कब आपकी परीक्षा होने वाली है और कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आउट होंगे, क्या फीस होगी, एंड सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए। चलिए, तो ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 25 अक्टूबर 2025 से आउट हो जाएंगे, 25 अक्टूबर से आउट हो जाएंगे। साथ ही साथ अंतिम तिथि क्या है, 20 नवंबर, यानी कि 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स रहेंगे। परीक्षा तिथि यहां पे दी हुई है, संडे का दिन है रविवार, 11 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आप कौन सी साइट पे जाके भर सकते हो, दो साइट्स इन्होंने दी हैं, www.mponline.gov.in या फिर www.mppsc.mp.gov.in। इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पे जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि पहली आपकी डेट 25 अक्टूबर से शुरू होगी, एंड आपकी 20 नवंबर को होगी, और कभी अगर आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो जो करेक्शन विंडो है वो इसकी 30 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आपकी खुली रहेगी। अब हम परीक्षा शुल्क यानी कि फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या आपको रिजर्वेशन का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप एमपी में बिलोंग कर रहे हो तभी आपका रिजर्वेशन मान्य है। यानी कि लेट अस इमेजिन आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर एसटी के लिए बिलोंग करते हो, लेकिन आप महाराष्ट्र से हो या फिर यूपी से हो या फिर राजस्थान से हो, तो उस केस में आपको जनरल ही माना जाएगा। आपको सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरीज में तभी कंसिडर करेंगे अगर आप एमपी के ही निवासी हो। ठीक है, तो एमपी के रिजर्व्ड कैटेगरीज में जितने भी लोग आते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द अदर कैटेगरीज ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए आपकी जो फीस है वो 250 है और 40 रुपए आपकी पोर्टल फीस लगने वाली है। और अगर आप बाकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि भले ही आपकी कैटेगरी रिजर्व है लेकिन आप एमपी स्टेट के निवासी नहीं हो, तो आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। एंड उस केस में जनरल की आपकी फीस 500 रुपए है और 40 रुपए एक्स्ट्रा आपकी पोर्टल फीस होने वाली है। फिर इसमें करेक्शन विंडो के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अगर विलंब शुल्क, यानी कि अगर आपका 20 नवंबर तक आप ये एप्लीकेशंस किसी भी कारणवश फिल नहीं कर पाते हो, तो भी आपके पास दूसरी तिथि इन्होंने दी है, 21 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक आपको फिर से मौका दिया जाएगा। बस जो काम आपका उस समय 250-500 रुपए में हो रहा था, अब वो होगा 3000 रुपए में। 3000 रुपए प्लस 40 रुपए आपकी पोर्टल फीस। ये अगर आप उस पर्टिकुलर 20 तारीख तक फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो, उसका टाइम है। फिर इसकी जो करेक्शन विंडो है वो आपकी 23 नवंबर से 30 नवंबर तक खुली रहेगी, 50 रुपए फीस होगी। लेकिन अब मान के चलो अगर आप 28 नवंबर तक भी फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो, तो फिर इन्होंने एक डेट दी है जो कि है 29 नवंबर से लेके आपकी 1 दिसंबर तक, यानी कि 1 दिसंबर तक आपकी ये डेट है। तो इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 25,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ अगर आप उन पर्टिकुलर यानी कि 20 नवंबर तक फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो, लेट होते जाते हो, तो ये उसकी फीस आपकी रहेगी। ठीक है, बाकी एग्जाम की तिथि तो आपको पता ही है, 11 जनवरी 2026 को होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट उठ रहा था कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, अगर आपका मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो क्या हम एलिजिबल हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल है। उसको रीजन क्या है कि 2 साल के अंदर वैसे भी आपके पास आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट आ जाएगी। एक कंफ्यूजन ये। दूसरा कंफ्यूजन कि मेरा मास्टर्स हो चुका है लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज तब तक ये एग्जाम होगा आपके पास डिग्री ऑलरेडी आ जाएगी। तो ये सभी लोग जितने भी लास्ट सेमेस्टर में हो, लास्ट ईयर में हो, आप सभी लोग इस चीज के लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। एलिजिबिलिटी आपकी सेम एज यूजीसी है, यानी कि आपके पास मास्टर्स में जो है 55% मार्क्स होने चाहिए। अब यहां पे एक बार फिर से हम रिजर्व्ड कैटेगरी को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो, तो आपके 55% मार्क्स जो है वो मैंडेटरी है। यानी कि सबसे पहले हम एमपी के निवासी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप एमपी के निवासी हो और जनरल या ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है, तो 55% आपको नंबर चाहिए। अगर आप एमपी के निवासी हो और आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी है, तो 50% नंबर आपके चल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप एमपी के निवासी नहीं हो, तब तो आपको कंसिडर ही जनरल करेंगे। ठीक है, वाई, बिकॉज आप एमपी के निवासी नहीं हो, तो आपका जो रिजर्वेशन है वो मान्य नहीं होगा। तो उस केस में भी आपको 55%
जो नंबर हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, बाकी ये हमने क्लियर कर ही दिया कि अगर आपका मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब दूसरी जरूरी चीज कि जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं, अगर आपके पास पीएचडी है और आपने अपना मास्टर्स जो है वो 1991 के पहले कंप्लीट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास पीएचडी है और आपने अपना मास्टर्स 1991 के पहले कंप्लीट कर रखा है तो 50% आपके मास्टर्स में मान्य हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पीएचडी है और आपने अपने मास्टर्स 1991 के बाद किया है तो आपके 55% मार्क्स अपने मास्टर्स में होना इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट की हम बात करें तो आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें एज लिमिट आपकी प्रिस्क्राइब नहीं है। बाकी हम आरक्षण के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एमपी के ही लोगों को आरक्षण ग्रांट होगा। अब एग्जाम पैटर्न की बारे में अगर बात करें तो वो सेम एज यूजीसी है। आपका 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल पेपर के, इसी के साथ साथ 100 नंबर आपके आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो टोटल आपके 300 मार्क्स हो जाते हैं। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है यानी कि जनरल पेपर, उसमें 50 क्वेश्चन, टोटल अंक आपके 100 हो गए। एंड आपके दूसरे पेपर में सब्जेक्ट स्पेसिफिक द मेन सब्जेक्ट वाला पेपर 100 प्रश्न आते हैं, टोटल उसमें आपके 200 मार्क्स हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 3 घंटे का पेपर होता है। अब अगर हम माध्यम की बात करें तो आपका पेपर दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। मान के चलिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, तो दोनों ही आपका लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश या हिंदी की, यानी कि अगर भाषा ही आपका सब्जेक्ट है तो फिर उस पर्टिकुलर भाषा में ही आपका पेपर होगा। मान के चलो आपको एमपी सेट देना है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो उसमें आपका पेपर हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। लेकिन अगर मान के चलिए किसी भी ट्रांसलेशन में कोई गलती हो जाती है तो यहां पे वो लोग क्या करेंगे कि हिंदी लैंग्वेज वाले चीजों को कंसिडर करेंगे। यूजीसी में ऑन द कॉन्ट्ररी इंग्लिश को कंसिडर किया जाता है। यहां पे जो होगा उसमें हिंदी में लिखे प्रश्न को ही वरीयता यानी कि प्रायोरिटी दी जाएगी। अब ये सब हम नेगेटिव मार्किंग की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। दूसरी जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये पेपर हमारा सीबीटी मोड में नहीं होगा, यानी कि पेन पेपर मोड में होगा। आपको इसमें ओएमआर मिलता है, ठीक है, ओएमआर शीट मिलती है और आपको उसमें गोला लगाना होता है। होप आप सभी उसमें से चीज से फेमिलियर होंगे। अब बात कर लेते हैं आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में आपने किया है, और आप अगर आपने इस सब्जेक्ट में किया है तो आप कौन से एक्चुअल सब्जेक्ट में फिल करने वाले हो इस पेपर को। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका मास्टर्स केमिस्ट्री में है तो आप केमिकल साइंसेस के सब्जेक्ट को फिल करोगे यहाँ पे। अगर आपने अपना मास्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर आपने इसमें से किसी में भी मतलब मास्टर्स किया हुआ है तो आपका सब्जेक्ट यहाँ एग्जाम फॉर्म में क्या रहेगा, केमिकल साइंसेस रहेगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंड कॉलम है वो आपका आप देख सकते हो मास्टर्स के विषय हैं। और यहाँ पे क्या है, प्रश्न पत्र, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल आउट करोगे उसमें जो सब्जेक्ट आप टिक करोगे। बाकी अगर आपने अपना मास्टर्स कॉमर्स से किया है तो आप ऑफ कोर्स कॉमर्स पे टिक करोगे। कंप्यूटर साइंस से किया है तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस एज अ सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पे। क्रिमिनोलॉजी से किया है तो क्रिमिनोलॉजी ही आंसर है। मिलिट्री साइंस अगर अपना मास्टर्स किया है तो उसका सब्जेक्ट आपको डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज दिखेगा। अब क्या इसमें बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि आपको परेशान नहीं होना कि मैंने तो मिलिट्री साइंस से किया है, मिलिट्री साइंस तो पेपर में है ही नहीं। पेपर में है, उसका नाम क्या है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ठीक है, बाकी अगर आपने अपना मास्टर्स मान के चलो इकोनॉमिक्स से किया है या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप इकोनॉमिक्स को फिल करने वाले हो। इंग्लिश तो इंग्लिश ही होगा, बाकी जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, प्लानिटरी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग, तो आप अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस में फिल आउट करोगे। ज्योग्राफी का ज्योग्राफी ही होगा। हिंदी लिंग्विस्टिक्स में आप हिंदी फिल करोगे। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल, एंशिएंट, अब इसमें आपने चारों में से किसी में भी मास्टर्स किया होगा तो आपका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा पेपर में, हिस्ट्री आ जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। होम साइंस का होम साइंस है, लॉ का लॉ है। लाइब्रेरी साइंस में किया है या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किया है तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो अगर आपने अपना मास्टर्स बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी से किया हुआ है तो आपका सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या दिखेगा, लाइफ साइंस दिखेगा, यानी कि जीव विज्ञान दिखेगा। इसी तरीके से आप बाकी भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट आप रेफर कर लेना और यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में आपने अपना मास्टर्स किया है एंड आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या सब्जेक्ट फिल करना है। अब मान के चलो आपने अपना मास्टर्स सोशियोलॉजी में किया या एंथ्रोपोलॉजी में किया या सोशल वर्क में किया तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करने वाले हो, सोशियोलॉजी फिल करने वाले हो। ठीक है,
आई होप इतनी चीज़ें सभी को क्लियर हैं। अब हम बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसका मतलब हम बार बार मास्टर्स बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किया हो, यानी कि नॉट जस्ट एमए, बल्कि एमकॉम भी इसमें एलिजिबल है, एमलेट, एमसीए, एलएलएम, एमएससी, एमस्टार्ट, एमपीईएड, ये सभी मास्टर्स आपके 12 मास्टर्स हैं जो एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका शहर कौन सा पढ़ने वाला है, यानी कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, आपको जो चॉइस मिलेगी एग्जाम सेंटर्स को चूज करने में। सो यहाँ पे 12 इन्होंने सिटीज दी हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम। ये आपके 12 शहर में आपका पेपर जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, बाकी हमने ऑनलाइन चीजों के बारे में बात कर ही ली। बाकी एग्जाम पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा एंड किस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें इन्होंने सब्जेक्ट के साथ साथ दिया है कि आपका पेपर कौन सी मीडियम में अपीयर होगा। जैसे अगर कॉमर्स की हम बात करें तो कॉमर्स सब्जेक्ट इंग्लिश में भी आएगा, आपका हिंदी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक भाषा है। बाकी अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेस भी सब्जेक्ट आपको इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलेगा। तो यहां से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना मीडियम ऑफ पेपर जो है वो गेस आउट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरी जरूरी चीज, जैसे हमारा यूजीसी में होता है कि 6% बच्चे, 6% कुल स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं। अब उन 6% में भी एक क्वालिफिकेशन होता है। तो उसमें क्या है, अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी 40% क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरीज एमपी से बिलोंग करते हो तो फिर 35% हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके एग्जाम पेपर में। बाकी हम सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम फीस के बारे में बात करें तो फीस आपकी जो है वो कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल होती है एक बार अगर आपने फीस भर दी तो। ये नाउ कुछ 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो आपके पास होने चाहिए। जैसे आपके आधार हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक हो गई, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी केंद्र से इशू किया हुआ कोई वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये सारे कुछ 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, और अब ये तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हुए ध्यान में रखोगे। जैसे आपकी फोटो क्लियर होनी चाहिए, आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए, आपके कान वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखने चाहिए। ठीक है, आपकी रिसेंट की फोटो होनी चाहिए। दूसरी जरूरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, यानी कि आपका पेपर तो ऑफलाइन में होगा, पेन पेपर मोड में होने वाला है, OMR मोड में होने वाला है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करने वाले हो वो कंप्लीटली ऑनलाइन ही सबमिट करोगे आप। ठीक है, तो ये कुछ हमारी मेजर जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा 25 अक्टूबर से खुल जाएंगे एप्लीकेशन सारे, और बाकी फिर लेट फीस के साथ साथ आप बाद में भी फिल कर सकते हो, बट कोई पॉइंट नहीं है। 3000 लगेगा, 25,000 लिखेगा। सो बेटर है कि आप 20 नवंबर तक ही अपने एप्लीकेशंस फिल आउट कर दो। एग्जाम पैटर्न पे बात कर ली, सब्जेक्ट से बात कर ली। बाकी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर अभी भी आपको कोई भी तरीके का डाउट लग रहा है क्वालिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी में, एग्जाम पैटर्न में, तो फिर द कॉमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी ऐसे ही और जानकारी के लिए डू सब्सक्राइब द स्कूल ऑफ प्रोफेसरशिप। थैंक यू सो मच एवरीवन।